चल उठ, अब घड़ी इम्तिहां की आई है। चल उठ, अब घड़ी इम्तिहां की आई है। बहुत खींच ली लकीरें धरा की दीवारों पर, अब बारी आसमां की आई है। नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति, सत्ता और वैधता पढ़ने की इस कड़ी में आज इसके भाग 9 के अंतर्गत हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बहुचयनात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने यदि इस वीडियो को देखने से पहले शक्ति, सत्ता और वैधता के मेरे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को ये प्रश्न और उनके हल यानी उनके उत्तर बहुत आसानी से समझ में आ जाए और आप लोग स्वयं भी उन प्रश्नों का हल खोजने में सक्षम हो सकें। प्रश्नों की श्रृंखला में बहुचयनात्मक प्रश्न यानी कि ऐसे प्रश्न जिसमें दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके हम लोगों को इस प्रश्न को हल करना होता है। पहला प्रश्न है, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। Who's, get, what, when and how, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और इसका आंसर क्या होगा। चलो खोजते हैं। कैटलीन, लॉसवेल, मिकाइवर, लास्की। तो इसका आंसर है लास्वेल। यस, नेक्स्ट है, शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यह कथन किसका है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप जब भी इम्पोर्टेंट मार्क करूं तो आप उसे इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लें। ऑप्शंस है ऑर्गेन्स्की, लॉसवेल, बायस्टैड, थॉमस हॉब्स, यानी इसका आंसर है ए, ऑर्गेन्स्की। दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता, शक्ति को बताने वाले विचारक हैं ऑर्गेन्स्की। नेक्स्ट है, सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। यह कथन किसका है। प्लेटो का, मोस्का का, हेनरी फेयोल का, मैकाले का। यह है हेनरी फेयोल का और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्ता का रूप नहीं है। ऑप्शंस हैं परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता या सैनिक सत्ता। तो इसका आंसर है सैनिक सत्ता। लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस का अर्थ क्या है। ऑप्शंस लॉफुल, हार्मफुल, अथॉरिटी, पावरफुल। इसका आंसर है लॉफुल यानी ए। यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है। कैटलीन को, हॉब्स को, मैकियावेली को, मॉर्गेनथाउ को। आंसर है मैकियावेली यानी से। दी वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। मैकाइवर, ऑर्गेन्स्की, कैप्लान, लॉसवेल। आंसर है मैकाइवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। निम्न में से जो राजनीतिक शक्ति का अनौपचारिक, देखना बच्चों, अनौपचारिक और औपचारिक में आप अंतर कीजिएगा। यहाँ पूछा है अनौपचारिक अंग है, वह है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीतिक दल। आंसर है राजनीतिक दल, क्योंकि ये औपचारिक अंग है। शक्ति के वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत का संबंध किससे है। समाजवाद से, मार्क्सवाद से, उदारवाद से और उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। आंसर होगा मार्क्सवाद। ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत की अवधारणा मार्क्स ने दी थी, तो मार्क्सवाद से संबंधित अवधारणा है। आप इसका समाजवाद नहीं करना, मार्क्सवाद इसका आंसर करना। नेक्स्ट है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। यह किसने कहा है। हेनरी फेयोल ने, बायस्टैड ने, कार्ल मार्क्स ने, थॉमस हॉब्स ने। तो हमारा आंसर है बायस्टैड ने। सत्ता पालन का बाध्यकारी आधार, कौन सा आधार। बाध्यकारी। ऑप्शंस है विश्वास, एकरूपता, लोकहित, दबाव। यस, दबाव इसका आंसर है, यानी आंसर इसका द करेक्ट है। परिवार में वृद्धजनों को प्राप्त सत्ता किस प्रकार की सत्ता होती है, बताइए। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है
परंपरागत सत्ता, यानी वृद्धजनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। इच्छा न कि बल प्रयोग राज्य का आधार है, और यह भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार पूछी जाती है, किस राइटर की है। तो इसमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैक्स वेबर, टी.एच. ग्रीन, हॉब्स, लॉक। तो आंसर है टी.एच. ग्रीन यानी बी। शक्ति या बल का प्रयोग पर आधारित शासन तंत्र है। ऑप्शंस है अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है अधिनायक तंत्र, क्योंकि अधिनायक तंत्र का प्रमुख आधार शक्ति और बल होता है। लोकतंत्र का प्रधान लक्षण है। ऑप्शंस है सत्ता, शक्ति, वैधता, या इनमें से कोई भी नहीं। यस, वैधता यानी हमारा बी करेक्ट है। अब हम पहुंचते हैं सिंगल लाइन क्वेश्चंस के आंसर्स पर, यानी एक पंक्ति में हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, यानी इन्हें कहते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इनमें पहला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। हॉब्स की पुस्तक का नाम लेवियाथन। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा विद्वान मानता है? तो आंसर है इसका कैटलिन। बच्चों देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानने वाला जो विद्वान है वह है कैटलिन, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्तिवादी जो विचारक है वह है मैकियावेली। शक्ति के कोई दो रूप लिखिए, यानी हमने शक्ति के 3 रूपों की चर्चा की है, उनमें से कोई भी लिख दीजिए। हम लोगों ने यहाँ पर लिया है राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। सत्ता की स्वीकृति या पालन के कोई 2 लोकप्रिय आधार बताइए। आधार कैसे बताना है? लोकप्रिय आधार। तो हम लोगों ने 4 इसके पालन के आधार देखे थे, विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। लेकिन दबाव तो शक्ति पर आधारित है, तो वह लोकप्रिय नहीं है। तो लोकप्रिय आधार 3 बचते हैं, इन तीनों में से कोई भी लिख दीजिए। हम लोगों ने यहाँ लिया है विश्वास और एकरूपता। वैधता प्राप्ति के 2 साधन कौन कौन से होते हैं? वैधता किस प्रकार से सरकार को प्राप्त होती है? तो मतदान के द्वारा, जनसहमति के द्वारा, या वे कोई भी साधन आप लिख सकते हैं जिनसे जनता की सहभागिता सरकार के प्रति बढ़ती है। लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वैचारिक शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देंगे हम लोग, वैचारिक शक्ति से आशय विचारों के उस समूह से होता है जिसके आधार पर किसी भी शासन व्यवस्था में एक वैचारिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है, जिससे लोगों के सोचने समझने का ढंग प्रभावित होता है, और यह विचारधारा किसी भी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराने का कार्य करती है, यानी वैध ठहराने का कार्य करती है। अलग अलग देशों में अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो शासन व्यवस्थाओं को उचित ठहराते हैं, जैसे उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, एकात्म मानववाद। ये विचारधाराएं किसी भी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में वैध और अवैध करार देने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, शक्ति के संदर्भ में नारीवादी सिद्धांत क्या है? स्पष्ट कीजिए। नारीवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग यहाँ लिखेंगे कि नारीवादी सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वह लैंगिक आधार है। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष 2 आधारों पर शक्ति का विभाजन किया गया है, और शक्ति मुख्यतः पुरुषों के पास होती है, जिसका प्रयोग वो स्त्रियों के ऊपर करते हैं, यानी महिलाओं के ऊपर करते हैं। इसी के कारण यूरोप में भी नारी मुक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो संपूर्ण विश्व के अंतर्गत मुख्य रूप से जो सामाजिक व्यवस्था है वह पुरुष प्रधान व्यवस्था है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि यूरोप जैसी जगह पर भी महिलाओं को अपने लिए मतदान जैसे अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ा, और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाकर उन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से न केवल महिलाओं को मताधिकार, अपितु महिलाओं को चुनाव में खड़े होने यानी निर्वाचित होने का अधिकार ही प्राप्त है। भारत की यह अनुपम सभ्यता ही है कि पश्चिमी सभ्यता से भिन्न यहाँ महिलाओं को हमेशा उच्चता का स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस प्रकार से नारीवादी सिद्धांत को हमें यहाँ समझाना है।
लघुत्रात्मक प्रश्नों में अगला प्रश्न है लोकहितकारी सत्ता को समझाइए। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि हम लोगों ने लोकहितकारी सत्ता का प्रकार तो कोई रूप तो पढ़ा ही नहीं था। लोकहितकारी यानी सत्ता के पालन के आधार पर यहाँ पर लोकहित को लिया है और उसी से स्पष्ट करना चाहा है, पूछा है कि किस प्रकार से लोकहित सत्ता का प्रमुख आधार होता है, स्पष्ट करें। लोकहितकारी सत्ता यानी लोकहित सत्ता का महत्वपूर्ण एक आधार होता है। इससे विप्राय यह होता है कि सत्ता का पालन लोगों को द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके आदेशों में लोकहित छिपा रहता है। यानी राज्य के अधिकांश कानूनों का पालन न मात्र दबाव के कारण किया जाता है अपितु इसलिए भी करते हैं कि लोकहित यानी आम जनता के हित को बढ़ावा मिले, जैसे कर जमा करवाना, यातायात नियमों का पालन करना और सरकार के ऐसे ही अन्य निर्देशों और आदेशों का अनुपालन करना। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं, स्पष्ट करें। मैक्स वेबर जर्मनी के समाजशास्त्री थे और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए समाजशास्त्र के इस कॉन्सेप्ट को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया है। इसके अंतर्गत इन्होंने 3 रूप बताए हैं। पहला है परंपरागत रूप। परंपरागत से तात्पर्य यह होता है कि सत्ता का वह रूप जो व्यक्ति की वंश परंपरा पर आधारित होता है। इसमें तर्क बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता, जैसे घर में वृद्ध जनों की सत्ता। नेक्स्ट है करिश्माई सत्ता, यानी इस प्रकार की सत्ता के अंतर्गत व्यक्ति के गुणों और चमत्कार पर प्रभावित जनता होती है, जिसके कारण वह उसके आदेशों का अनुपालन करती है, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी महान विभूतियां हैं, चमत्कारिक विभूतियां हैं, करिश्माई व्यक्तित्व वाली विभूतियां हैं। नेक्स्ट है कानूनी या तर्कसंगत सत्ता। इस प्रकार की सत्ता का आधार पद होता है और वह पद कानूनन होता है, यानी कानून की स्वीकृति उस पद को होती है। इसमें सत्ता निहित होती है और उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति अर्थात उस पदासीन व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, शिक्षक की सत्ता। इस प्रकार की ये सत्ता व्यक्तित्व पर भी आधारित होती है। जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है वह इस सत्ता का प्रयोग असीमित रूप से भी करने लगता है, यानी अपनी शक्ति की सीमाओं को बढ़ा लेता है। निबंधात्मक प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न है शक्ति की अवधारणा पर लेख लिखिए। और ये लेख लिखने का पूरा अवसर मैं आप लोगों को दूंगी, जिससे आप लोगों की निबंधात्मक शैली और निबंध कौशल शैली का, भाषा शैली के इम्प्रूवमेंट का भी साथ साथ विकास होगा। मैं यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, इनकी मदद से और मेरे द्वारा दिए गए वीडियोस की मदद से आप इसका लेख तैयार करेंगे। प्रश्न है शक्ति की अवधारणा। तो शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले शक्ति की प्राचीन अवधारणा और शक्ति की नवीन अवधारणा, यानी दोनों अवधारणाओं को स्पष्ट करना है और परिभाषा देनी है, यानी विभिन्न परिभाषाओं से इनको स्पष्ट करना है। फिर शक्ति के रूपों की चर्चा करनी है, किन किन रूपों में शक्ति प्रचलित होती है, और फिर प्रश्न के निष्कर्ष पर हम लोगों को पहुंचना है। इस प्रकार से हमने हल कर दिया शक्ति की अवधारणा को। अगला प्रश्न है सत्ता क्या है, इसके विविध रूप बताते हुए इसके पालन के आधार बताइए। प्रश्न 3 पूछे गए हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इस प्रकार से जैसे ही आप लोगों से डिवाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन टुकड़ों में पूछे जाते हैं, तो आप उनके आंसर टुकड़ों में दीजिए ताकि आप उसकी जो मार्किंग की गई है टुकड़ों में वो कंप्लीट गेन कर सको, कंप्लीट अचीव कर सको। सत्ता क्या है, सबसे पहले इसका हल करते हैं। तो सत्ता का हम लोगों को शाब्दिक अर्थ बताना है, फिर सत्ता की प्रमुख विचारकों की परिभाषाएं बतानी है, फिर आगे बढ़ते हैं। पूछा है विविध रूप बताइए, तो हम लोगों को सत्ता के विविध जो वर्गीकरण किया है मैक्स वेबर के द्वारा रूपों में, स्वरूपों के अंतर्गत उसका उल्लेख करना है। फिर पूछा है इसका पालन क्यों करते हैं, तो हमें सत्ता पालन के प्रमुख आधारों की चर्चा करनी है, यानी उनका यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करना है। तत्पश्चात हम लोगों को उत्तर के निष्कर्ष पर पहुँचते हुए इस प्रश्न को हल करना है। शक्ति, सत्ता और वैधता के अंतर संबंधों की समीक्षा कीजिए। क्या पूछ रहा है, शक्ति, सत्ता और वैधता के अंतर संबंध तीनों आपस में कैसे इंटररिलेटेड हैं, आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो यह बताना है। इसके लिए सबसे पहले हमें शक्ति, सत्ता और वैधता को स्पष्ट करना होगा। किस रूप में, शाब्दिक रूप में या पारिभाषिक रूप में, और अति संक्षिप्त रूप से। तत्पश्चात
मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए हैं और आप लोग अपना आंसर लिखते समय दिए गए कॉन्टेक्ट के बेस पर और तैयार कर सकते हैं और अच्छी तरह से इस प्रश्न को सुंदर बना सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं तो इनके मदद से आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। राज्य व्यवस्था की रचना भूमिका में वैधता, शक्ति और सत्ता पूरक के रूप में, किसके रूप में? राज्य व्यवस्था की रचना की भूमिका के रूप में शक्ति, सत्ता और वैधता किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं और एक दूसरे के पूरक के रूप में किस प्रकार से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था के संचालन व मानव स्वभाव की पूर्णता के रूप में शक्ति, सत्ता और वैधता को स्पष्ट करना है। और अगला लिया है शक्ति, सत्ता और वैधता एक कड़ी के रूप में है, तीनों एक दूसरे को कैसे पूरक के रूप में, सहयोगी के रूप में या महत्वपूर्ण अवयव के रूप में किस प्रकार से पूर्ण करते हैं, स्पष्ट करना है। तो है ना मज़ेदार, और बहुत ही रुचिकर भी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि शक्ति, सत्ता और वैधता के प्रश्नों का हल किस प्रकार से करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग धर्म की संकल्पना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।